और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन रविवार है। प्रतिपदा तिथि आज शाम 5:07 तक रहेगी। आज सुबह 7:40 से शुरू होकर कल सुबह 7:46 तक शुक्ल योग रहेगा। शुक्ल योग के दौरान किए गए कार्यों में भगवान की कृपा से सफलता जरूर मिलती है। साथ ही आज शाम 5:07 से लेकर देर रात 2:20 तक राजयोग भी रहेगा। राजयोग मांगलिक तथा धर्म कर्म के कामों के लिए अति उत्तम माना जाता है। इसके अलावा आज देर रात 2:20 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में उत्तरा भाद्रपद 26वां नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद का अर्थ होता है भाग्यशाली पैरों वाला व्यक्ति। इस नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं तथा इसकी राशि मीन है। वनस्पतियों में इसका संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दौरान नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही नीम के पेड़ को, उसकी टहनियों, उसकी लकड़ियों को, उसकी टहनियों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये थी चर्चा शुक्ल योग, राजयोग और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज होने वाले सूर्य की मीन संक्रांति की। आज सूर्य की मीन संक्रांति है, यानी सूर्यदेव कुंभ राशि से मिलकर मीन से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। बता दूं कि आज शाम 6:04 पर सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 13 अप्रैल की देर रात 2:33 तक 2:33 मीन राशि में ही गोचर करते रहेंगे। सूर्यदेव के मीन संक्रांति के साथ ही मीन खरमास भी प्रारंभ हो जाता है। आप जानते हैं कि जब जब सूर्यदेव बृहस्पति की राशि यानी धनु राशि या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो खर मास आरंभ होते हैं। माना जाता है कि सूर्यदेव अपने 7 अश्वों यानी घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं, जिससे दुनिया गतिमान रहती है। कहते हैं भ्रमण करते हुए घोड़ों को प्यास लगती है और सूर्यदेव अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए एक सरोवर पर रुकते हैं, लेकिन उन्हें ध्यान आता है कि उनको रुक जाने से सृष्टि अस्त व्यस्त हो जाएगी। तभी उन्हें सरोवर पर 2 खर यानी गधे दिखाई देते हैं। तो और सूर्यदेव अपने घोड़ों को आराम देकर गधों को रथ में हाँक लेते हैं। इससे सूर्य की गति धीमी हो गई। इसी कारण इस समय को खरमास कहा गया। अब देखो ये कथानक है। इस कथानक का वैज्ञानिक अर्थ क्या है हम लोग अभी इसको समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। इस दौरान सूर्यदेव और भगवान विष्णु की पूजा बड़ी शुभ मानी जाती है। खरमास के दौरान मांगलिक कार्य, विवाह और यज्ञोपवीत जैसे शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है, लेकिन पूजा पाठ और दान पुण्य के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ होता है। इस समय में गरीबों को अन्नदान और वस्त्र दान करना चाहिए। इससे अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है। अब देखो यहाँ पे एक बात छोटी सी समझनी चाहिए। सूर्य हमारी सृष्टि का स्वामी है। हम हैं क्योंकि सूर्य है, लेकिन सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में क्या माना है? पाप ग्रह। बृहस्पति अत्यंत शुभ है। अब देखो कुछ मामलों में दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट पोल है। जैसे सूर्य जिस खाने में बैठता है, स्थान वृद्धि करो सूर्य, उस स्थान की वृद्धि कर देता है। और गुरु जिस खाने में बैठता है, स्थान हानि करो गुरु, गुरु स्थान की हानि, जिस जगह बैठता है उसकी हानि कर देता है। दोनों अपोजिट पोल है। सूर्य हमारी सृष्टि का देवता होते हुए पापक ग्रह माना गया है। गुरु बड़ा ही शुभ ग्रह माना गया है, लेकिन दुनिया में बड़े बड़े पैंडेमिक कब होते हैं? गुरु के गोचर से रिलेट करता है। केवल 2 ही 3 प्लैनेट हैं, एक गुरु, राहु, अब उसके साथ केतु साइमल्टेनियस हो ही गया। शनि का भी कुछ कुछ रोल रहता है, लेकिन गुरु का रोल बड़ा मेजर होता है। तो गुरु का मामला अच्छा, कई बार हमने देखा है कुछ बड़ी बीमारियां गुरु के समय में होती हैं। कैंसर जैसी बीमारियां भी हमारे अनुभव में ऐसा आया। हम गुरु को बड़ा सतर्क होकर देखते हैं। मतलब ये केवल जो लोग उसको शुभ शुभ शुभ, हम भी कहते हैं हाँ बड़ा शुभ है, इट्स ओके, बहुत चीज़ें देता है, बड़ी कृपा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा आनंद है, देव गुरु है। लेकिन हमारे अनुभव में यह है कि गुरु की दशाओं अंतरदशाओं में लोग कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित होते पाए गए। तो अब इसमें यह गुरु बड़ा शुभ है। अच्छे घरों का मालिक हो जाए तो शुभता बहुत बढ़ा देगा, खराब घरों का मालिक हो जाए तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो एक और नियम है प्रकृति का।
कुआं जितना गहरा होगा रस्सी उतनी ही लंबी लगेगी। घड़ी का पेंडुलम सिर्फ बाईं तरफ नहीं जा रहा है, वो बाईं तरफ तो जा ही रहा है, साथ ही उतनी ही दूर दाहिनी तरफ जाने के लिए मोमेंटम भी इकट्ठा कर रहा है। तो गुरु को सदैव सतर्क होकर देखने की परंपरा रही है ज्योतिष शास्त्र में। और जब भी सूर्यदेव गुरु की राशि में गोचर करते हैं, यह समय महत्वपूर्ण होता, शुभ और मांगलिक। अब उसमें कथा जोड़ दी कि घोड़ा हटा के गधा जोत लिया, ये सब ठीक है, इट्स ओके, ना मैं इसका खंडन करता हूं ना मंडन करता हूं, लेकिन ये जरूर कि अनुभव में ये आया है कि सूर्य का गुरु की राशियों में गोचर उस दौरान मांगलिक कार्यों को रोक देना चाहिए। क्यों दान करने की बात कर रहे हैं, इस दौरान दान करना चाहिए। क्यों? दान से आपके पापम पाकर होते, पाप नष्ट होते, दान से आप रोगों से भी मुक्ति पाते। दान बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अब आगे बढ़ते हैं और इस विजडम के साथ आगे चलते हैं। ये भी बता दूं कि सूर्य की संक्रांति के दौरान पुण्यकाल का बड़ा महत्व होता है और आज सूर्य की संक्रांति का पुण्यकाल दोपहर पहले 11:40 तक रहेगा। अच्छा, कुछ सिद्धांतों के मुताबिक दोपहर से लेकर शाम तक रहेगा। सूर्य की किसी भी संक्रांति में पुण्यकाल के दौरान गोदावरी या अन्य पवित्र नदियों में स्नान दान का बड़ा महत्व है। तो अब सवाल यह है कि सूर्यदेव आपकी जन्मपत्रिका में ये जो संक्रांति होगी, आपकी जन्मपत्रिका में मीन राशि कहाँ पर है? जहाँ है वहीं सूर्यदेव जाएंगे। तो अब सूर्य का ये गोचर आपकी जन्मपत्रिका के किस खाने में है, उसके फल शुभ हैं अशुभ हैं, ये सब आपको चर्चा शुरू करते हैं। मेष राशि से, मेष राशि वालों, सूर्यदेव ने आपके 12वें स्थान में गोचर किया। जन्मपत्रिका के इस स्थान का संबंध शय्या सुख और व्यय से है। स्थान वृद्धि करो सूर्य स्थान की वृद्धि करेंगे, शय्या सुख देंगे, व्यय देंगे। इससे आपके जीवन में शय्या सुख बना रहेगा। आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। लिहाजा शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 13 अप्रैल तक सुबह के समय अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल कर रखिए ताकि सूर्यदेव की भरपूर रोशनी आपके घर में आ सके। और वृष राशि वालों, सूर्यदेव आपके 11वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं और जन्मपत्रिका में इस स्थान का संबंध आमदनी और कामना पूर्ति से है। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और आपके संतान स्थान को भी देख रहे हैं। तो संतान और आमदनी से रिलेटेड आपकी कोई खास इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी। इस शुभ स्थिति का लाभ पाने के लिए रात को सोते समय अपने सिरहाने पर 5 मूली रखकर सोएं और अगले दिन सुबह उठकर उन्हें किसी मंदिर या धर्मस्थल पर दान कर दें। मिथुन राशि वालों, सूर्यदेव ने आपके 10वें स्थान पर गोचर किया है। जन्मपत्रिका में इस स्थान का संबंध आपके करियर और पिता से है। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से आपको करियर में नई कामयाबी मिलेगी। अगर आप सरकारी नौकरी ढूंढ रहे थे तो उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। साथ ही आपके पिता की बेहतरी सुनिश्चित होगी और सूर्यदेव की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए अपने सिर पर व्हाइट या ऑफ वाइट कलर की टोपी या पगड़ी पहनकर रखें। कर्क राशि वालों, सूर्यदेव ने आपके 9वें स्थान पर गोचर किया है। जन्मपत्रिका में इस स्थान का संबंध आपके भाग्य से है। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से आपको किस्मत का साथ पाने में कुछ परेशानी हो सकती है। लिहाजा सूर्यदेव के अशुभ स्थिति से बचने के लिए साथ ही धर्म कर्म के कामों में अपना सहयोग देते रहना चाहिए। इस अशुभ स्थिति से बचाव होता रहेगा। सिंह राशि वालों, सूर्यदेव ने आपके 8वें स्थान में गोचर किया है। जन्मपत्रिका में इस स्थान का संबंध आपके स्वास्थ्य से है। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। सूर्यदेव के इस शुभ फल को सुनिश्चित करने के लिए काली गाय या बड़े भाई की सेवा करें। कन्या राशि वालों, सूर्यदेव आपके 7वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्मपत्रिका में इस स्थान का संबंध जीवन साथी से है। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। आपको अपने हर कार्य में जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का साथ बनाए रखने के लिए भोजन करते समय अपने भोजन में से एक रोटी निकालकर अपने किसी सहयोगी को या अपने आसपास मौजूद किसी व्यक्ति को खाने के लिए दीजिए। तुला राशि वालों, सूर्यदेव ने आपके 6ठे स्थान में गोचर किया है। जन्मपत्रिका में इस स्थान का संबंध मित्रों और शत्रुओं से है। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से आपका कोई दोस्त आपसे नाराज हो सकता है। साथ ही अपने विरोधियों के प्रति भी सावधान रहें। दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए और शत्रुओं से बचाव के लिए मंदिर में गुड़ का दान करें। वृश्चिक राशि वालों, सूर्यदेव 5वें स्थान पर गोचर करेंगे।
इस स्थान का संबंध विद्या, गुरु, विवेक, रोमांस और संतान से है। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से विद्या के क्षेत्र में आपकी बढ़ोतरी होगी, आपकी संतान को सुख मिलेगा, वो आपके हर संभव कार्य में मदद करेंगे और आपके रोमांस की वृद्धि होगी। सूर्यदेव की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पक्षियों को दाना खिलाइए। धनु राशि वालों, सूर्यदेव आपके चौथे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका में इस स्थान का संबंध भूमि, भवन, वाहन और माता से है। इस दौरान आपको अपने कार्यों में माता से पूरा सहयोग मिलेगा, साथ ही आपको भूमि, भवन और वाहन का लाभ मिलेगा। इस दौरान आप नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं, नया भवन खरीद सकते हैं और नई भूमि खरीद सकते हैं। किसी जरूरतमंद को भोजन कराइए। मकर राशि वालों, सूर्यदेव ने आपके तीसरे स्थान पर गोचर किया है। जन्मपत्रिका में इस स्थान का संबंध आपके भाई बहनों और आपकी अभिव्यक्ति से है। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में कुछ गड़बड़ हो सकता है, आप सावधान रहिए। आपके साथ कभी कभी ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप कहना कुछ और चाहते हैं और दूसरे लोग समझ कुछ और बैठते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए चींटियों को आटा डालिए। कुंभ राशि वालों, सूर्यदेव ने आपके दूसरे स्थान में गोचर किया है। जन्मपत्रिका में इस स्थान का संबंध सीधे सीधे आपकी आर्थिक स्थिति से है और धन से है। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से आपको धन लाभ होगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए मंदिर में नारियल तेल की शीशी दान करें। मीन राशि वालों, सूर्यदेव ने आपके पहले स्थान यानी लग्न स्थान पर गोचर किया है। जन्मपत्रिका में इस स्थान का संबंध आपके शरीर, आपके प्रेम संबंध, यश, सम्मान और योग्यता से है। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी और सूर्य का शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए सुबह स्नान आदि के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। तो ये सारी चर्चा थी आज सूर्य की मीन संक्रांति की। आज हमने चर्चा की कि सूर्यदेव के इस गोचर के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा उठाएंगे। अब आप बड़ी आसानी से इंडिया टीवी देख सकते हैं और इसके लिए आपको इंडिया टीवी ऐप डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाएं, इंडिया टीवी ऐप सर्च करें और इसे डाउनलोड करें। इंडिया टीवी हर जगह हर वक्त।